आप ये स्टोरी SS स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 25 प्रसिद्ध शहर। अगले दिन सुबह मैं एक काली सेडान कार की पिछली सीट पर बैठा था और लंबी सड़क पर तेजी से गुजरती कारों को देख रहा था। आउटर बैंकॉक शहर की सड़कों से निकलते ही हमें शहर छोड़ने वालों के लिए बने एकमात्र चेक पॉइंट से गुजरना पड़ा। ये चेक पॉइंट एक पुराने पुल के प्रवेश द्वार के पास था, जो भीतरी शहरों की ओर जाने वाली एकमात्र सड़क थी। चेक पॉइंट के बाईं और दाएं ओर एक फैलती हुई दीवार थी जो पूरे शहर को घेरे हुए थी। साम्राज्य में ज्यादातर शिकारी या बेहद प्रभावशाली लोग ही आवारागर्दी कर पाते थे। ये दोनों उपाधियां वास्तव में एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल की जा सकती थीं, क्योंकि कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति जागृति को न जगाना नहीं चाहता था। ड्राइवर ने पास खड़े हंटर गाइड्स को अपने चमकीले सैन्य पहचान पत्र दिखाए और हम जल्द ही शहर से दूर निकल पड़े। पुल पार करते ही मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो शहर चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ था और मुझे नहीं पता था कि मैं कभी वापस लौट पाऊंगा या नहीं। हमारे आसपास के दृश्य जल्दी से नष्ट हो गई इमारतों और वास्तुकला में बदल गए, क्योंकि हमने सड़क के नीचे हर 10 मील की दूरी पर गार्ड पोस्ट देखे। मैं इन लोगों की नौकरी की कल्पना नहीं कर सकता था जो कई दिनों तक द बैरन्स में खड़े रहे, केवल अपनी शिफ्ट बदलते थे जब कोई और उन्हें राहत देने के लिए आता था। बंजर खाली और नष्ट भूमि थी जिसमें कोई नहीं रह रहा था। आपको केवल तिलचिट्टे या चूहे या उत्परिवर्तित जानवर मिलेंगे जो वहां किसी भी चीज पर हमला करने के लिए पर्याप्त भूखे थे। शहरों से जाने वाली इन लंबी सड़कों पर गार्ड के रूप में पद संभालने वाले एकमात्र लोग ऐसे लोग थे जिनके जीवन में कुछ भी नहीं था और उन्हें सरकार से जैतून की शाखा की पेशकश की गई थी। उन्हें जगाने के लिए संसाधन दिए जाने के बाद उनके लिए काम करने के लिए अनुबंधित किया गया था और उन्हें एक निर्दिष्ट समय के लिए अनुबंध का पालन करना पड़ा था। मुझे उन लोगों के बारे में सोचकर दुख हुआ जिनके पास इस तरह के काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम बिना किसी जटिलता के द बैरन्स के माध्यम से चले गए, पूरे दिन दीवारों से घिरे अन्य शहरों से गुजरते हुए। जैसे जैसे हम अंतर्देशीय आगे बढ़ते गए, सड़क साफ और साफ होती गई और हमने गार्ड पोस्ट को अधिक बार देखा। अंततः डायस्टोपियन बैरन्स को पीछे छोड़ दिया और कुछ हरे पेड़ों के संपर्क में आ गए। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, हरियाली बढ़ती गई और हम जल्द ही दूरी में एक विशाल दीवार वाले शहर के करीब पहुंच रहे थे। इस शहर के चारों ओर थोड़ी ऊंची दीवार थी जिसमें सैन्य ट्रकों के विशाल काफिले अंदर और बाहर घूमते थे। ये निश्चित रूप से उन शहरों की तुलना में बहुत अधिक हलचल भरा था जिन्हें मैंने यहाँ रास्ते में देखा है। ड्राइवर द्वारा गार्ड के चेहरे पर अपने कागजात दिखाने के बाद हम अंदर जाने में सक्षम थे, क्योंकि इस बार प्रक्रिया बहुत अधिक गहन थी। शहर के अंदर रोशनी से भर गया था। यहाँ पहुंचने में पूरा दिन लग गया था और गेट को बाईपास करने में हमें जो समय लगा उसके बाद रात पहले ही आ चुकी थी। मैं रात में चमकती अनगिनत रोशनी के साथ शहर को जीवंत होते देखने में सक्षम था। हम स्टार सिटी पहुंच चुके थे। हमारे चारों ओर आकाश की ओर इशारा करने वाली विशाल इमारतों के साथ सड़कें इतनी साफ थीं। यह उन नष्ट हुई भूमि के बिल्कुल विपरीत था जिनसे हम आज सुबह गुजरे थे, जैसे कि हम पूरी तरह से अलग दुनिया में हों। ऐसे लोगों की भीड़ जिनके पास निश्चित रूप से उन लोगों की तुलना में खुश चेहरे थे जिनका उपयोग में व्यस्त रूप से घूमने के लिए किया गया है। मैंने शहर की सुंदरता को ऐसे देखा जैसे कि मैं उस समय मैं वापस आ गया था जब कोई कालकोठरी दिखाई नहीं दी थी, जैसे कि मैंने समय पर उस हलचल भरे महानगर की यात्रा की थी जिसे मैं जानता था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, दृश्यों में लगातार बदलाव आया। मैंने अब तक कई नीले मोनोलिथ गिने थे। उनके आकार के आधार पर कुछ रैंक F, E और D कालकोठरी देख रहे थे। मैं सोलेल के कैसल के आकार के समान नीले मोनोलिथ देखने में सक्षम था। जब हम शहर में आगे जाने के लिए एक और चौकी से गुजरे, समय बीतने के साथ 5 से अधिक की गिनती की। बड़ा शहर जारी रहा क्योंकि हम सैन्य संगठनों में कपड़े पहने शिकारियों के साथ सड़कों से गुजरते थे। गश्त करते हुए एक विशाल परिसर में पहुंचे जिसमें एक बड़े पैमाने पर मोनोलिथ था जिसके चारों ओर हल्के नारंगी रंग का रंग झिलमिलाता था। यह मोनोलिथ रैंक सी मोनोलिथ से लगभग 2 गुना बड़ा था। इसका दबाव मुझ पर आ रहा था और मेरी सांसें रोक रहा था। मैं कार से बाहर निकला और शहर की हवा में सांस ली, यह महसूस करते हुए कि यह मेरी आदत से कहीं अधिक ताज़ा है। ड्राइवर ने रास्ता दिखाया क्योंकि हम उस विशाल परिसर में प्रवेश कर रहे थे जो उसके आईडी के स्कैन के साथ आंदोलन से भरा हुआ था। सैन्य परिसर में चारों ओर कई तरह की आकर्षक इमारतें थीं जिनमें 1 टन बख्तरबंद वाहन अंदर या बाहर जा रहे थे। हम सबसे ऊंची इमारत में पहुंचे और अंदर चले गए। मैंने खुद को कुछ मिनटों के लिए इंतजार करते हुए पाया, जबकि एक बहुत ही आरामदायक सोफे पर बैठा था, इससे पहले कि एक प्रभावशाली आदमी बाहर आया। उसके जबड़े पर एक लंबा निशान था जिसका चेहरा उज्ज्वल कमरे में चमक रहा था।
उसके मुस्कुराते चेहरे से एक शक्तिशाली आवाज निकली, मिस्टर ओसमोंट, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इसे बना सके। जब मैंने अपने सामने वाले आदमी को देखा तो खुरदरी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दी, उसे उन लोगों से बहुत अलग देखा जिनके साथ मैं संपर्क में आया हूं। मैं वापस मुस्कुराया और कहा, यह केवल सही है, मैं इस तरह के महत्वपूर्ण कुछ के लिए आता हूं। इसके बाद बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ी क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। वह वाइस एडमिरल मैग्नार थे और उन्होंने अपना नाम बताने के बाद सबसे पहले यही कहा कि मेरे पहुंचते ही वह मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, जिससे मुझे उन पर भरोसा हो गया। मुझे पता है कि आप यात्रा से थक गए होंगे, इसलिए औपचारिकताएं कल तक के लिए टाल दी गई हैं। कमांडर काइल आपको आपके विश्राम स्थल तक ले जाएंगे, जहां भोजन और मनोरंजन की व्यवस्था होगी। वाइस एडमिरल ने अपना परिचय समाप्त किया और चले गए, जबकि मैं उनके कहे शब्दों के बारे में सोचने लगा। मनोरंजन। कमांडर काइल मुझे अपने साथ ले गए और हम रहने के कमरों की ओर चल पड़े। इस दौरान मैं इस शहर में रहने की अपनी योजना के बारे में सोच रहा था। मेरे दिमाग में सबसे पहली बात यह थी कि मुझे पता चले कि आखिर कौन सा बड़ा खतरा तेजी से करीब आ रहा है, और दूसरी बात यह कि क्या मैं इस परिसर के पास स्थित उस विशालकाय कालकोठरी को अकेले ही पार कर पाऊंगा। मैं पहले से ही मान रहा हूं कि पहली बार जब मैं इसमें उतरूंगा तो मेरे साथ एक टीम होगी, जो इसे खेलने का एक सुरक्षित तरीका है, क्योंकि मुझे अभी रैंक सी से बी तक कठिनाई के स्तर में वृद्धि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पहली बार उतरने के बाद मैं अपना निर्णय लूंगा। हम कुछ गंभीर चेहरों के पास से गुजरे और मुझे एक चिकना नीला पहचान पत्र दिया गया जिस पर केवल सुनहरे अक्षरों में बी लिखा था। काइल ने बताया कि इस कार्ड से यहाँ की अधिकांश सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है और साथ ही हमारे सामने वाले कमरे में भी प्रवेश दिया जा सकता है। मैंने उसे मुझे घुमाने के लिए धन्यवाद दिया और उसने अभिवादन किया और चला गया। मैंने की कार्ड स्कैन किया और दरवाजा खोला। उम्मीद थी कि मुझे सरकारी तौर पर उपलब्ध कराए गए रैंक बी हंटर्स के रहने के कमरे देखने को मिलेंगे। कमरा प्रिस्टीन रेजिडेंसी के बड़े कमरों से थोड़ा बड़ा था और चारों ओर से और भी आलीशान दिख रहा था। मेज पर तरह तरह के व्यंजन रखे थे और उसके बगल में एक बड़ा सा बिस्तर था, जहां एक सुडौल कद काठी वाली महिला बेहद प्यारी मुस्कान बिखेर रही थी। ओह, एपिसोड 26 मंडरा रहा खतरा। इसलिए कल रात कम से कम कहने के लिए अलग थी, क्योंकि मैंने खुद को सामान्य से कुछ देर से नींद लेते हुए पाया। भोजन और बाकी सब कुछ मौके पर आ गया, मेरे दिमाग को लगातार मेरे दिमाग में टकराने वाले कई विचारों से दूर कर दिया। एक शिकारी की सहनशक्ति पर हंसने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं सुबह जल्दी कमरे से बाहर चला गया और रहने वाले क्वार्टरों के चारों ओर घूमने और परिसर का थोड़ा और निरीक्षण करने के लिए। भले ही यह इतनी जल्दी थी, पहले से ही लोगों और ट्रकों के साथ हलचल भरी गतिविधियां थीं। मैंने सुबह की ठंडी हवा का आनंद लिया और दूर विशाल मोनोलिथ की ओर देखा। इसकी ओर जाने और इसे जाने के लिए खुजली हो रही थी, लेकिन मैंने खुद को शांत किया और रहने वाले क्वार्टर में वापस चला गया। किसी ने जल्दी से मेरा नाम पुकारा। ये कमांडर काइल था, जो कह रहा था कि वाइस एडमिरल मुझे ढूंढ रहा था। मैंने उस पर सिर हिलाया और खुद को एक कार्यालय के कमरे में ले जाया गया, जिसमें प्रचुर मात्रा में फोल्डर और कागजात पड़े थे। इस गड़बड़ी के लिए क्षमा चाहता हूं, कृपया बैठ जाइए। जब मैं उनके सामने बैठा तो उस प्रभावशाली वाइस एडमिरल के चेहरे पर हमेशा की तरह आत्मविश्वास झलक रहा था। मैंने जरा भी समय बर्बाद किए बिना सीधे वही सवाल पूछ लिया जो मेरे मन में बहुत ज्यादा चल रहा था। मैग्नार एक पल के लिए रुकी, फिर उसने एक लाल फोल्डर निकाला और मेज पर कई तस्वीरें फैला दी। ये साम्राज्य से काफी दूर स्थित बंजर भूमि की हवाई तस्वीरें हैं। इन्हें कुछ हफ्तों की अवधि में लिया गया था। तस्वीरों में अनगिनत छोटे छोटे काले धब्बे और उनके बीचों बीच एक विशालकाय आकृति साफ दिखाई दे रही थी, जो एक भयावह दृश्य था। उस विशालकाय आकृति का पूरा शरीर पैटर्नदार ओब्सिडियन के खोल से ढका हुआ था, जिसके आगे केवल नुकीले सींगों वाला एक बड़ा सिर निकला हुआ था। तस्वीरों को देखकर मुझे झटका लगा, क्योंकि ये चीजें शायद तस्वीरों में दिख रही चीजों से भी कहीं ज्यादा बड़ी थीं। बाकी तस्वीरों में भी ऐसा ही दृश्य था, इसलिए मैंने जनरल से आगे बताने को कहा, क्योंकि मुझे अभी सब कुछ समझ नहीं आया था। ये तस्वीरें हर बार अलग अलग जगहों पर ली गई हैं। ये तस्वीरें गतिशील हैं। तस्वीरों को देखते हुए वाइस एडमिरल के चेहरे पर एक ठंडा भाव था और उन्होंने ये कहा। मेरा दिमाग इन सब बातों को समझने की कोशिश कर रहा था और मैंने उनसे पूछा, हमारे पास कितना समय है? मैग्नार ने मेरी ओर कठिन भाव से देखा और फिर आह भरते हुए कहा, यही तो समस्या है, हमें पता नहीं है। ये कुछ हफ्तों या एक महीने में हो सकता है, लेकिन हम उनकी अनिश्चितता के कारण उनका सटीक पता नहीं लगा सकते। कुछ हफ्ते, शायद एक महीना। उफ,
ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली और जोर से हंस पड़ी, जिससे मेरे सामने बैठा आदमी चौंक गया। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, अगर कुछ हफ्ते ही हैं तो हमारे पास तैयारी के लिए काफी समय है। मैं खुद को जानता था और इसीलिए मैंने ये कहा। जागने के एक हफ्ते के अंदर ही मैं ऐसी जानकारी सुनने की स्थिति में था जिसके बारे में बहुत से लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। अगर मुझे 1 या 2 हफ्ते और मिल जाएं, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अभी की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत हो जाऊंगा। सवाल यह है कि उस विशालकाय राक्षस और उसके द्वारा लाई जा रही चीजों का सामना करने के लिए कौन सी ताकत काफी होगी। मैंने वाइस एडमिरल से पूछा कि क्या उन्हें इन राक्षसों को पीछे धकेलने का पूरा भरोसा है, और उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। उनके चेहरे पर गुस्से की झलक के साथ एक गंभीर भाव उभर आया। अगले 2 मिनट तक वे यही बड़बड़ाते रहे कि वे पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, लेकिन शीर्ष अधिकारी आने वाली चुनौती से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने में अभी भी हिचकिचा रहे हैं। साम्राज्य की बाहरी परिधि में स्थित शहरों को जल्द ही पलायन की प्रक्रिया शुरू करनी होगी, अन्यथा सेना को उन शहरों के पार अपनी मुख्य रक्षा व्यवस्था मजबूत करनी होगी और आने वाले युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। अन्यथा भारी संख्या में लोगों की जान व्यर्थ ही कुर्बान हो जाएगी। इसे सुनते हुए मेरा मन उन सभी शहरों की यादों में खो गया जिनसे मैं यहाँ आते समय गुजरा था, और साम्राज्य के सबसे बाहरी हिस्से में स्थित शहरों में से एक आउटर बैंकॉक की भी। जब मैंने वाइस एडमिरल की ओर देखा तो मेरी निगाहें ठंडी पड़ गईं। उन्होंने मेरी आंखों को देखा और फिर कहा, मैंने संबंधित लोगों को पहले ही इकट्ठा कर लिया है। हालांकि अभी भी कुछ प्रतिरोध जारी है। हमने बाहरी घेरे में रक्षा की अग्रिम पंक्ति में आपूर्ति और उपकरण पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मेरी निगाहें शांत होते देख उसने आगे कहा, सीमा पर अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की यह एक निरंतर प्रक्रिया होगी, लेकिन हमें ऐसे शिकारियों की भी आवश्यकता है जो कालकोठरी में जाकर अधिक से अधिक संसाधन निकालने में हमारी मदद करें। कोर आइटम, स्किल बुक, ये सभी उन जागृत सैनिकों के लिए होंगे जो मोर्चे पर लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान करेंगे। उसने उदास चेहरे के साथ अपनी बात समाप्त की और उन लोगों का जिक्र किया जो हमारे और राक्षसों के बीच संपर्क की पहली कड़ी होंगे। मैंने इन सब बातों पर विचार किया और उनसे पूछा कि वे लोग फिलहाल कैसे हैं। हमारे पास रैंक बी के 6-6 हंटर्स की 3 टीमें हैं जो रैंक बी के कालकोठरी मैंग्रोव दलदल को साफ करने के लिए घड़ी की तरह बारी बारी से काम करती हैं। तीनों टीमें दिन में 3 बार कालकोठरी साफ कर सकती हैं और बीच में आराम भी करती हैं। आसपास के शहरों में भी ऐसी ही टीमें काम कर रही हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि यह काफी होगा या नहीं। ये कहते हुए उन्होंने मेरी तरफ देखा। यही वह जगह है जहां आप जैसे लोग आते हैं। मैं किसी भी रैंक बी शिकारी से नहीं मिला हूं जो बार बार रैंक सी कालकोठरी में अकेले गोता लगाने में सक्षम है, इसलिए आपकी शक्ति उच्चतम में से एक होनी चाहिए। मैं इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए आपका सहयोग पसंद करूंगा जो हमारे पास मैंग्रोव दलदल को साफ करने वाली टीमों में से एक है। उन्होंने मेरा चेहरा देखते हुए इन शब्दों को ध्यान से कहा। मैंने अपना सिर हिलाने से पहले हर चीज और हमारे पास संभवतः कितना समय था, इस पर विचार किया। अगली टीम कब गोता लगा रही है? उनके चेहरे पर एक राहत की अभिव्यक्ति दिखाई दी क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि अगली टीम 1 घंटे के भीतर जा रही है। फिर हमने चर्चा की कि मैंग्रोव दलदल में गोता लगाने वाली शिकारी टीमों के बीच संसाधनों को कैसे विभाजित किया गया था। सेना उनकी सभी जरूरतों को पूरा करते हुए प्राप्त सभी कोर आइटम और कौशल के लिए अच्छा भुगतान करेगी। यदि आप सेना में भर्ती शिकारी बन जाते हैं तो आपको और भी अधिक लाभों के साथ एक रैंक दी जाएगी। मैंने हर चीज के बारे में सोचा और एक टीम के साथ गोता लगाते हुए मैंग्रोव दलदल को देखने की योजना के साथ जाने का फैसला किया। मैं तय करूंगा कि वहां से कैसे आगे बढ़ना है। वाइस एडमिरल के साथ बातचीत एक सुखद नोट पर समाप्त हुई, जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से उस रैंक बी शिकार दस्ते से मिलने के लिए प्रेरित हुआ जिसमें मैं आज शामिल हो रहा हूं। आधा समूह पहले ही एक साथ हो चुका था और मुझे पहले वास्तविक रैंक श्री शिकारियों से मिलने का मौका मिला। उनके तौर तरीके अन्य शिकारियों से एक पायदान ऊपर थे और उनके शरीर किसी भी क्षण विस्फोट करने की तुलना में शक्ति से भरे हुए लग रहे थे। ये रैंक बी हंटर्स थे जो अपनी विशेषताओं को 250 तक ला सकते थे। जब इसी कौशल के साथ जोड़ा गया तो ये देखने के लिए एक घातक शक्ति थी। जिन पहले 3 लोगों से मेरी मुलाकात हुई उनमें से 2 बरसेक थे। एक के हाथ में उसके बराबर लंबी तलवार थी और दूसरे के दोनों ओर लंबी तलवारें थीं। तीसरी एक छोटी कद की महिला थी जिसकी लंबाई लगभग 4 फुट 1 इंच थी, और हैरानी की बात यह थी कि वह टीम की नाइट थी। उससे निकलने वाली शक्ति उसके कद के बिल्कुल विपरीत थी क्योंकि उसकी पीठ पर उससे भी बड़ी एक विशाल ढाल बंधी हुई थी। बाकी टीम के आने तक मेरी उन तीनों से जान पहचान हो गई।
बातचीत के दौरान वे सभी अपेक्षाकृत विनम्र थे और उनकी आंखों में हल्की सी दिलचस्पी झलक रही थी। उनमें से सिर्फ लाना स्टोन नाम की छोटी कद की महिला थोड़ी अलग थी। वह मुझे आग की तरह धधकती आंखों से घूर रही थी और बाकी सब की तुलना में कहीं ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही थी। टीम के शेष सदस्य दो जादूगर थे, एक पुरुष और एक महिला, जिन्होंने लंबे बैंगनी वस्त्र पहने थे और उनके पास बर्फ से चमकते लंबे डंडे थे। तीसरा सदस्य एक और शूरवीर था, जिसके शरीर का आधा हिस्सा गोल सुनहरी ढाल से ढका हुआ था और दूसरे हाथ में एक कोड़ा था। इसके बाद और भी परिचय हुए और रैंक बी के 6 नियमित शिकारी जो मैंग्रोव दलदल में उतरने वाले थे, उनके साथ में भी शामिल हो गया।